CUET की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 15 पर बातचीत करने वाले हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि 12th की NCERT में 3 भाग हैं और कुल 15 यूनिटें हैं। ये जो अंतिम यूनिट है इसे संविधान के निर्माण के नाम से दिया गया है। यद्यपि यह पॉलिटी की विषय वस्तु होनी चाहिए थी, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारी बातें पॉलिटी से भी डिराइव्ड होकर आती हैं। तो हमें संविधान सभा में किए गए बहस के आधार पर या संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना है, जिसके अंतर्गत हमें यह बात समझनी है कि भारतीय संविधान सभा ने एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी दलों के नेताओं को और उनके बीच जो वैचारिक भिन्नता थी या विचारधारात्मक जो भिन्नता थी, कुछ समाजवादी थे, कुछ संप्रदायवादी भी थे, कुछ राष्ट्रवादी थे, कुछ उग्र राष्ट्रवादी थे, कुछ गांधीवादी थे। तो इन सभी विचारधाराओं के बीच एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की भिन्न भिन्न योजना को लिए हुए, मंशा को लिए हुए, महत्वाकांक्षा को लिए हुए ये जब संविधान सभा के रूप में मिले तो वैचारिक द्वंद्व होना ही था। लेकिन वैचारिक द्वंद्व यदि रचनात्मक हो तो वह भारतीय संविधान जैसा खूबसूरत दस्तावेज का कारण बनता है। चूंकि यदि दूसरे पक्ष में इतना लचीलापन हो कि वह पहले पक्ष को समझने के लिए तैयार हो, इतना स्पेस बहुत जरूरी है कि प्रत्येक पक्ष अपनी बातों पर बल देते हुए दूसरों की कुछ बातों को भी समझे और ग्रहण करने के लिए सहर्ष तैयार हो। तो संविधान सभा के विभिन्न दलों के सदस्यों में विभिन्न विचारधाराओं की भिन्नता होने के बावजूद इतना सम्मान था जो शायद आज आप नहीं देखेंगे। आज जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं और उनके बीच इतने गहरे वैमनस्यता है कि वे दूसरे दल को शत्रु के रूप में देखते हैं, राजनीतिक शत्रु के रूप में। ऐसा नहीं, कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें विपक्ष के लिए हमेशा एक सम्मानित स्थान होता है, अल्पसंख्यकों के लिए एक सम्मानित स्थान होता है और अल्पसंख्यकों और विपक्ष में भी सत्ता पक्ष और बहुमत के प्रति सम्मान की भावना हो। और यदि इस तरह के सम्मान की भावना को हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तरों पर विकसित कर लें, तभी एक खूबसूरत देश की रचना हम कर पाएंगे। और संविधान सभा ने सफलतापूर्वक यही किया। तो संविधान के निर्माण को समझिए। विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर जो टीका टिप्पणियां की गई हैं उसको बहुत केयरफुली आपको समझना चाहिए, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि भारत राष्ट्र का निर्माण किस विचारधारा के आधार पर हुआ और विभिन्न विचारधाराओं के बीच सौहार्द की स्थापना कैसे हुई, समन्वय की स्थापना कैसे हुई। क्योंकि किसी भी प्रस्ताव पर जब भी विरोध किया गया
तो संविधान में उसे ही शामिल किया गया जिस पर सर्वसहमति थी। विवादों से बचने के लिए हम राष्ट्र के इस निर्माण के यज्ञ के समय हमारा दृष्टिकोण बहुत छोटा नहीं होना चाहिए था, और संविधान सभा के सदस्यों ने वह बड़प्पन और वह महानता दिखाई है, जिसे इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए, संविधान सभा के ऐतिहासिक विकास को भी आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा की स्थापना हो गई, इस बात को आपको नहीं समझना है, बल्कि संविधान सभा की मांग स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वदेशी और स्वशासन और स्वराज के विचार के कारण ही विकसित हुआ, जिसे 1895 में स्वराज विधेयक के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया। और जिस स्वराज और स्वदेशी के विचारों का दार्शनिक विकास अरबिंदो घोष के विचारों से हुआ, जिसे एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने विकसित किया, और महात्मा गांधी ने इसे अहिंसात्मक सत्याग्रह बनाकर विश्व का सबसे अनूठा और अद्भुत आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, उसी की चरम प्रकाष्ठा है संविधान सभा का निर्माण और इस संविधान का लेखन। और उसे सही तरीके से समझे बिना आप एक नए भारत की रचना कैसे कर पाएंगे? तो इस पूरे टॉपिक को बहुत गंभीरता से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। संविधान सभा में विभिन्न दलों को कैसे कैसे प्रतिनिधित्व दिया गया था, संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण सदस्य थे वे किस किस प्रांत से चुने गए थे, उन्हें क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई थीं, कितनी समितियों का निर्माण किया गया, किन किन समितियों ने संविधान के निर्माण में किस किस प्रकार का योगदान दिया, इन सभी बातों को समझना। और इन सभी बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जिसको एनसीईआरटी टेबल में लिखता है, अर्थात जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट से हैं, महत्वपूर्ण सदस्यों के जो कमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं, उनका जो विश्लेषण है, उनका जो भाषण है, उसको समझे बिना आप उनके दृष्टिकोणों को समझ नहीं पाएंगे। तो इन सभी चीजों को बहुत केयरफुल्ली पढ़िएगा, और फिर यहां से दिए गए प्रश्नों का विश्लेषण तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आइए हम लोग अंतिम यूनिट के प्रश्नों को देखते हैं। यह संविधान के निर्माण से संबंधित है, और पहला प्रश्न यहां पर आपके लिए यह है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो हम सभी लोग जानते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णामाचारी थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इन बात को अच्छे से आपको केयरफुल्ली आपको समझना है। अब देखिए, नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? तो देखिए कुछ डेट से है, जैसे 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, फिर 22 जनवरी 1947, फिर 22 जुलाई 1947, और फिर 29 अगस्त 1947।
ये डेट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और 9 दिसंबर आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का फर्स्ट डे, फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट अधिवेशन इसी दिन शुरू हुआ। इस दिन संविधान सभा के अस्थाई प्रोटेम स्पीकर के रूप में या अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थाई उपाध्यक्ष के रूप में टीटी कृष्णामाचारी और एससी मुखर्जी को चुना गया। और फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। 22 जुलाई 1947 इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि संविधान सभा की झंडा समिति ने भारतीय राष्ट्र के ध्वज के अंतिम प्रारूप को स्वीकार किया। और 29 अगस्त 1947 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसने संविधान का विकास किया, जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं, उसका निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है? तो यह बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 356, जो राष्ट्रपति शासन के विषय में बतलाता है। इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात भी कहते हैं। और इसके आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है और फिर भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार या मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसकी सिफारिश पर वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति करने लगता है, या राष्ट्रपति अपने अधिकारी की मदद से, जो राज्यपाल के रूप में हो सकता है या कोई अन्य अधिकारी भी हो सकता है, उस रूप में राज्यपाल राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि राज्य की विधायी शक्तियां संसद में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल 256 भी यहां पर है। आर्टिकल 256 वस्तुतः केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देने का अधिकार दिया गया है, और यह दिशा निर्देश संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के संबंध में दिए जाने का अधिकार दिया गया है। अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के समुचित क्रियान्वयन के लिए या उसको बेहतर रूप में लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकता है। उस दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार को काम करना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थितियां विद्यमान हो जाएंगी। 123 भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, और यह अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा तब जारी किए जाते हैं जब संसद सत्र में नहीं होता है। इसी तरह से अनुच्छेद 110 धन विधेयक के विषय में बतलाया गया है। तो इस रूप में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता
निम्नलिखित में से किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो अभी अभी हम लोगों ने 9 दिसंबर 1946 की बात की थी। और अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। तो इस बात को सिर्फ ध्यान में आपको रखना है, यह पहली बैठक है और अंतिम बैठक जो है वह 24 जनवरी 1950 को हुई है। यह पहली है और यह अंतिम है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति भी चुन लिए गए। इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रतीक इत्यादि को स्वीकार किया गया और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर भी किया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा संप्रभुता संपन्न निकाय बन गई, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित कर दिया और अब संविधान सभा ही संप्रभु निकाय बन गई, अर्थात सर्वोच्च निर्णय निर्धारण करने वाली निकाय के रूप में भारत में उपस्थित हो गई। तो उसको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या संविधान सभा की समितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखे रहेंगे तो इस टॉपिक्स में बिल्कुल सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अब मैं यहीं पर विराम लेता हूं। पुनः अगले सत्र में आप लोगों से मिलूंगा। CUET की तैयारी के संदर्भ में कैसे किया जाए, विभिन्न यूनिट्स पर कैसे बातचीत किया जाए, वो सारी बातचीत एक बार पुनः आपके सामने रखूंगा। आप सभी छात्रों को आज अंतिम यूनिट के प्रश्नों पर डिस्कशन करने के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ें और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।